लोग एक्सरसाइज 1 ही कंप्लीट किए थे और हमने आपको उस दिन बताया कि एक्सरसाइज 1F जो है वो हमारी मिश्रित प्रश्नावली है 1A से लेकर के 1E तक का, और ये मैक्सिमम जो होती है वो विकल्पी टाइप में प्रश्नावली रहती है। तो मैंने आपसे कहा था लगाने के लिए, जो लगाए होंगे ठीक है, जो नहीं लगाए होंगे मैं सबको यहाँ पर एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 1F, तो इसमें सारे तरह के क्वेश्चन का मिक्सअप है। परिमेय छांटना है, यूक्लिड विधि से मासा निकालना है, धन पूर्णांक, समधन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक की प्रकृति कैसी होगी, जितने भी तरह के क्वेश्चन हम लोग अभी तक पढ़े हैं इस चैप्टर में, उन सारे तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम लोग एक्सरसाइज 1F की तरफ ध्यान देते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 6A + 5 के ठीक पहले आने वाला पूर्णांक है। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या के ठीक पहले की संख्या पाने के लिए हम लोग उस संख्या में क्या कर देते हैं, एक माइनस कर देते हैं, जिसको हम लोग शुरुआती कक्षाओं में पूर्ववर्ती संख्या के नाम से पढ़ा है। और किसी भी पूर्णांक के बाद की अगर संख्या पूछे, ठीक बाद की संख्या पूछे, तो एक प्लस कर देते हैं, जिसको हम लोग उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या के नाम से पढ़े हैं। तो यहाँ पे आपसे कह रहा कि 6A + 5 के ठीक पहले आने वाला पूर्णांक होगा। तो 6A + 5 है, इसके ठीक पहले क्या होगा, इसमें हम लोग एक माइनस कर देंगे। तो 6A + 5 में जब हम एक माइनस करेंगे तो ये गिनती से घटेगी, क्योंकि ये जो है हमारा यहाँ पे चर अचर दोनों है, तो ये घटेगा नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा 6A, 5 में से 1 गया 4, यानी क्या हो जाएगा 6A + 4। तो ये जो विकल्प दूसरा वाला है यही इसमें सही होगा कि 6A + 5 के ठीक पहले आने वाला पूर्णांक क्या होगा, 6A + 4 होगा। अगर ये कह देता कि 6A + 5 के ठीक बाद का पूर्णांक क्या होगा, तो हम लोग इसमें एक ऐड कर देते हैं, यानी 6A + 6 हो जाता। तो हमसे ठीक पहले का पूछा था, इसलिए हम इस पूरे पद में एक माइनस कर देंगे, तो 5 में 1 घट गया 4, 6A + 4। तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए, निम्न में अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या। तो आपको पता है 22/7 एक परिमेय संख्या होगी, P/Q के रूप में लिखी है। पाई आपको रटाया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, और आपको पता है बहुविकल्पी में एक से अधिक क्वेश्चन हमारे सही तब होते जब यहाँ पे दिया होता है इनमें से सभी, या 1 या 2, ऐसा कुछ नहीं दिया है, चारों ऑप्शन इसके अलग अलग हैं। तो हमको रटाया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पाई। लेकिन अब आपके दिमाग में थोड़ा सा ये उठ रहा होगा कि ये तो पॉइंट में दिया हुआ है, ये कैसे अपरिमेय नहीं हो सकता, परिमेय कैसे हो गया। तो मैंने आपको प्रसार पढ़ाया है, शांत और अशांत प्रसार। मैंने बताया था जब दशमलव के एक निश्चित अंक के बाद अंक मतलब खत्म हो जाते हैं, रुक जाता है, तो वो मान लिया जाता है कि इसका प्रसार क्या है, शांत है। और जब प्रसार शांत होगा, तो मैंने आपसे बताया कि संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर ये प्रसार के रूप में दिया हुआ है, संख्या के रूप में नहीं दिया हुआ है। अगर अब हम इसमें देखें तो देखिए पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा। अगर हम इसको भी अपरिमेय करेंगे तो दो विकल्प हम एक साथ कैसे टिक करेंगे, तो इसलिए हम इसको प्रसार के केस में ले लेते हैं कि 0.69 जो है ये शांत प्रसार है, और अगर शांत प्रसार है तो वह संख्या परिमेय संख्या रही होगी। अगर हम इसको दशमलव रूप से बजाय भिन्न में लिखे तो 69/100 जो कि एक परिमेय संख्या होगी। तो इसलिए इसको हम परिमेय की संख्या दे रहे हैं। और 5/√16, √16 बाहर आया तो 4 हो गया, 5/4 ऑलरेडी ये परिमेय। तो यहाँ से हमको अपरिमेय संख्या क्या मिल गई, पाई। तो ये हमारा इसका आंसर कौन सा माना जाएगा, पाई। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। दिया है कि संख्या 4√3 है, यानी संख्या 4√3 कैसी संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए 4 हमारी परिमेय संख्या है, √3 हमारी अपरिमेय संख्या है, और हमने बताया था परिमेय अपरिमेय में जब भी होगा तो अपरिमेय ही आएगा, केवल एक कंडीशन को छोड़ करके, 2 अपरिमेय संख्याओं का। तो ये परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हम लोग जानते हैं एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए 4√3 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन, परिमेय संख्या है, इसमें से आपको ढूंढना है परिमेय संख्या कौन सी है।
एकदम सीधा सीधा दिख रहा होगा। देखिए √5 एक परिमेय संख्या है, √1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, ये हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन और ऑप्शन चेक करते हैं, ये 1 धन 4/9, इसको जब हम सरल भिन्न बनाएंगे 9 का 9 4 13/9, √13/9, 9 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 13 बाहर नहीं आएगा, इसलिए ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √2.5, 2.5 का वर्गमूल निकालेंगे तो ऑलरेडी दशमलव में आएगा, तो ये भी हमारा अपरिमेय हुआ। यानी इसमें परिमेय कौन सा हुआ? √1। अब आप यहाँ प्रसार नहीं लगाएं क्योंकि ये रूट के बाहर की बात है। अंडर रूट में हमने बताया था कि अंडर रूट के अंदर की ऐसी सभी संख्या है जिसका वर्गमूल निकालने के बाद अगर संख्या पूर्णांक बचती है तो वो हमारी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये प्रसार जो होगा हमारा रूट के अंदर नहीं होगा, तो यहाँ प्रसार की ऐसी कोई बात नहीं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन सही हुआ, परिमेय संख्या है √1। अब क्वेश्चन नंबर 5 अगर बात करें तो अगर आप निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, ये जो 4 संख्याएं आपको दी हैं इसमें से अगर आप परिमेय संख्या कौन सी होगी, तो हमने आपको बताया था अगर डॉट डॉट दिख जाए आपको तो उसका प्रसार आसान अनावर्ती होता है। इसमें हम प्रसार के हिसाब से ही परिमेय का चुनाव करेंगे कि कौन सा परिमेय है कौन सा परिमेय है, क्योंकि सारे पॉइंट में लगभग दिए हुए हैं। तो हमने आपको बताया डॉट डॉट अगर लगा यानी उसका कोई भरोसा नहीं कब तक वो चलेगा, कहां तक चलेगा, यानी यह परिमेय हुआ। √7 का परिमेय संख्या है, हम लोगों ने सिद्ध किया है। ये देखिए 2.737373, यानी ये दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या रिपीट कर रही है। और हमने बताया जब दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या रिपीट करेगी तो आसान आवर्ती होती है, तो प्रसार चाहे आसान आवर्ती हो चाहे शांत प्रसार हो, दोनों कंडीशन में संख्या हमको परिमेय मिलेगी, यानी ये जो संख्या होगी हमारी परिमेय होगी। √0.9 है, जब ये वर्गमूल के बाहर आएगा तो दशमलव में ही रहेगा, यानी ये भी अपरिमेय हुआ। यानी परिमेय संख्या को कौन सी मिली? 2.73373। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 7 दोनों आप जानते हैं। हमने आपको बताया था किसी भी पूर्णांक के लिए जो सम संख्याएं होंगी वो 2m, वहां पे हम लोग 2n+1 पढ़े थे। तो अगर पूर्णांक उसका m हो जा रहा है तो सम संख्या के लिए जो पूर्णांक होगा वो 2m होगा। किसी भी पूर्णांक के लिए जो सम संख्याएं होंगी वो 2m के रूप की होती हैं, और जो विषम संख्याएं होती हैं वो 2n+1। तो चूंकि यहाँ पे पूर्णांक हमको q दिया है इसलिए ये 2q+1 के रूप की होंगी। जब हम लोग वहां शुरू में स्टार्ट किए थे तो हम आपको सॉल्व किए थे इसको कि किसी भी पूर्णांक n के लिए जो सम संख्याएं होती हैं वो 2n के रूप में होती हैं, और जो विषम संख्या होती है वो 2n+1 के रूप में होती हैं। तो यहाँ पर n की जगह m कर दिया तो सम संख्या 2n के बजाय 2m हो गई। विषम संख्या 2n+1 होती है, यहाँ पे n की जगह q हो गया तो 2q+1 हो गया। तो इसमें कुछ करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अगर तो संख्या n²-1, एक संख्या हमको दिया है n²-1, तेरा ये 8 से विभाज्य होगी, यानी यह संख्या हमेशा किससे विभाज्य हो? 8 से विभाज्य हो। तो n क्या होगा? पूर्णांक होगा कि प्राकृतिक संख्या होगी कि विषम संख्या होगी कि सम संख्या होगी? तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं n²-1 पे। तो देखते हैं इसको, n²-1 ये हमेशा किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी। तो n क्या होगा? आपको ध्यान रहे कि जो प्राकृतिक संख्या होगी वो ऑलरेडी एक पूर्णांक संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या जो होगी वो ऑलरेडी पूर्णांक होगी अगर हम नॉर्मल रखते हैं तो। अब उसके बाद आपको पता है कि जो सम और विषम है, जो सम संख्या और विषम संख्या है वो किसमें आएगी? प्राकृतिक संख्या में ही आएगी, और कहीं ना कहीं से वो पूर्णांक में भी होगी। यानी हमको मेन रूप से ये चेक करना है कि वो सम संख्या होगी कि विषम संख्या होगी। तो हम लोग रखते हैं, अगर इसमें n की वैल्यू 1 रख दें, n बराबर 1 रखने पर 1 का स्क्वायर -1 ये हो गया 0, जो कि 8 से विभाज्य होगा। अगर हम n बराबर 2 रखें, ये 8 से विभाज्य नहीं होगा। अगर n बराबर 3 रखते हैं, आठ से विभाज्य होगा।
अगर हम लोग n बराबर 4 रखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को हम एक तरफ से रखते चले आ रहे हैं, n बराबर 4 रखते हैं, 16 माइनस 1 15 होगा, ये 8 से विभाज्य नहीं होगा। तो हमको यहाँ रिजल्ट जो मिल रहा है, देखिए n बराबर 1 पर 8 से विभाज्य है, 2 पर नहीं है, 3 पर है, 4 पर नहीं है, तो यानी 1 पे है, 3 पे है, और 1 और 3 क्या होगी, हमारी प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक भी है, लेकिन और अगर हम उसके आगे बढ़ें तो कहीं ना कहीं से हमारा क्या है, विषम पूर्णांक है, n बराबर 1, n बराबर 3, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, विषम संख्या होगी। क्योंकि इसमें हम एकदम अंत वाला देखते हैं कि विकल्प में एकदम लेटेस्ट में कहां तक पहुंच रहे हैं, वहां तक देखते हैं। पूर्णांक प्राकृतिक तो सब है, लेकिन उसमें भी हमको जो मिल रहा है वो विषम पूर्णांक भी मिल रहा है, प्राकृतिक भी मिल रहा है, लेकिन उसके लेटेस्ट में और आगे बढ़ते हैं तो हमको 1 और 3 जो मिल रहे हैं वो विषम है। अगर आप अभी 5 रखेंगे तो 5 25, 25 में से 1 गया 24, 24 भी 8 से विभाज्य हो जाएगा, यानी ये विषम संख्याओं के लिए 8 से विभाज्य होगा, इसलिए हमारी जो n होगी वो क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 9 आपने इसको लगाया है कि 65/117 का HCF 65m-117 के रूप का है। 65 और 117 का HCF जो है वो 65m-117 के रूप का है, तो m का मान क्या होगा। क्या करेंगे, 65 और 117 का मासा निकालेंगे और उसको किसके बराबर कर देंगे, 65m-117 के बराबर कर देंगे, वहां से m को हम कंपेयर करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन इस तरह के हम लोग पीछे एक्सरसाइज में पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 तथा 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 व 8 शेष बचे। ये भी क्वेश्चन आप लोग लगाए हैं। बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो दी हुई संख्याओं का हम लोग क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो मासा निकालेंगे, छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो लासा निकालेंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 व 8 शेष बचे। तो हमने बताया जब क्रमशः शेष बचने की बात होती है तो जैसे 5 और 8 है तो इसमें पहले में 5 घटा दीजिए और दूसरे में 8 घटा दीजिए, जो संख्या आएगी उसी का हमको क्या निकालना होगा, मासा निकालना होगा, और जो मासा आएगा वही क्या होगी, संख्या होगी बड़ी से बड़ी। तो आप इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन मतलब ये है कि जो पहले पुराना सिलेबस था उसमें हम लोग व्यंजकों का लासा और मासा पढ़ते थे, और इस चीज को ज्ञात करने के लिए हम लोग सदैव अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें करते क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा मासा निकालना आपको पता है, गुणनखंड कर डालते हैं, फिर जो कॉमन बनता है वही मासा होगा। लासा में जो कॉमन बनता है प्लस जो कॉमन नहीं बनता है दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो आप इसको समझ लीजिए, ये व्यंजकों का लासा मासा है। अब हमको करा अगर a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो ए बी का मासा क्या होगा। तो ये देखिए a बराबर कितना है, x³ y²। अगर हम इसका गुणनखंड करें क्या हो जाएगा, x गुणे x गुणे x y गुणे y। b बराबर क्या कह रहा है, xy², यानी x गुणे y गुणे y। अब हमको a व b का क्या निकालना है, मासा। भाई चाहे a b का है चाहे इसका मासा पूछे, तो देखेंगे कॉमन कौन कौन सा बन रहा है। ये देखिए x बना, ये y बना और ये y बना। मासा निकालते समय जो कॉमन बनेगा उसी को लिखेंगे। तो क्या बना, x गुणे y, यानी ये हो गया xy²। तो व्यंजकों का हम लोग मासा लासा इस तरह से निकालते हैं। अब इसमें देखिए p बराबर ab², q बराबर a³b। p बराबर क्या दिया है, ab², यानी a गुणे b गुणे b। q बराबर क्या दिया, a³ b, a गुणे a गुणे b। अब हमको इसमें क्या करना है, लासा निकालना है। तो लासा में क्या करेंगे, जो कॉमन बन रहा है वो भी लिखेंगे, जो नहीं बन रहा है वो भी लिख लेंगे, फिर सबका गुणा कर देंगे। लिखेंगे p व q का लासा। पहले देखिए कॉमन क्या बना, ये देखिए a बन गया और ये b बन गया। a गुणे b पहले निकाल लेते हैं। अब यहाँ ऊपर क्या बचा है, b बचा है, नीचे क्या बचा है, a गुणे a। अब इन सबको अगर गुणा करें तो a गुणे a³ b गुणे b, यानी जो हमारा p और q का लासा आया वो क्या आ गया, a³ आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आप कर लीजिएगा। 11 12 मैंने सॉल्व करा दिया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक शून्येतर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। शून्येतर का मतलब हम लोगों ने आप एतर शब्द जिसमें लग जाए यानी वो छोड़कर, शून्येतर का मतलब हो गया कि शून्य को छोड़कर, क्योंकि अगर शून्य हो गया तो गुणनफल तो 0 हो जाएगा। इसीलिए कहा है कि शून्येतर परिमेय और अपरिमेय यानी नॉन जीरो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो आपको पता है कि किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। इसका विकल्प हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 14 वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित होती है। मैंने आपको अभी भी बताया कि जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो मासा निकलता है, छोटी से छोटी संख्या पूछे तो लासा निकलता है। तो ये आपका डब्ल्यू होगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे करना कि छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित। तो 1 से 10 तक की तक जब कहे तो शुरू का भी लिया जाता है, अंत का भी लिया जाता है, और अगर बीच कहेगा तो दोनों किनारों को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ 1 से 10 तक कहने का मतलब आप 1 भी लेंगे और 10 भी लेंगे। तो 1 से 10 तक यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन सारी संख्याओं का आप क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जो आंसर आएगा वही वह संख्या होगी जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से कट जाएगी। और वो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ 2520। वह संख्या क्या होगी 2520। जब आप एलसीएम निकालेंगे 1 से 10 तक की संख्याओं का तो वह संख्या आएगी 2520। यानी 2520 एक ऐसी संख्या है, इसको आप ट्राई करिएगा जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से कट जाती है। नेक्स्ट होमवर्क करा संख्या 14,587/1250। ये किसी एक्सरसाइज में जहां हम लोग दशमलव प्रसार पढ़ रहे थे यही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको वहां से नकल नहीं करना है, आप सवाल लगाना जानते हैं कि 14,587/1250 का प्रसार दशमलव के कितने अंक के बाद समाप्त होगा। यानी हम करेंगे क्या 1250 से भाग कर देंगे किसमें 14,587 में, और देखेंगे कि दशमलव के कितने स्थान के बाद वह संख्या हमारी पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। यही काम करना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये एसडब्ल्यू में हैं। जब हम आपसे कभी हमारी आपकी मुलाकात होगी तो ये होमवर्क डे बाय डे हम चेक करेंगे कि आपने कितना किया है। इसलिए होमवर्क जरूर करिएगा, अपने साथ खिलवाड़ मत करिए, पढ़ाई के साथ सजग रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो सीमित समय में होना है। इसलिए आपको जितना कराया जा रहा है आप उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए और उसकी नोट्स भी कंप्लीट करते रहिए। इस तरह से आज हम लोगों ने अपने मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट पूरी तरीके से कंप्लीट पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।